हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भैया आप लोगों के? देखिए, मानव में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के 17 नंबर के लेक्चर में मैं आपको भ्रूणीय झिल्लियाँ एवं एमनियोसेंटेसिस बहुत ही वीआईपी कैटेगरी का आईएमपी क्वेश्चंस 3 नंबर का नोट कर लीजिए। आईएमपी लगा लीजिए, बिल्कुल 100%। यदि लास्ट ईयर नहीं आया तो 100% पूछा जाएगा। तो 60 नंबर के चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि भ्रूणी झिल्लियों के बारे में और एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताऊंगा। यदि आप बिल्कुल लास्ट तक देखते रहें, बहुत लाभ मिलेगा आपको। 100% मैं आपको वीआईपी कैटेगरी के क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं, 12th में पूछे जाते हैं, मैं उसको अंडरलाइन करवा देता हूं। तो यहाँ भ्रूणी झिल्लियाँ क्या होती हैं, किनसे इनका निर्माण होता है, ये क्या फंक्शन करती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले भ्रूणी झिल्लियों का निर्माण। जिन झिल्लियों का निर्माण ट्रोफोब्लास्ट लेयर, यदि ध्यान होगा ब्लास्टुला में जाइए, वहां मैंने आपको ट्रोफोब्लास्ट लेयर बताया था। 60 नंबर का टॉपिक खोलकर देखें और उसमें मैंने वहां आपको ट्रोफोब्लास्ट एक लेयर बताई थी। उस ट्रोफोब्लास्ट लेयर से मैं वहीं बता के आया था कि यहाँ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण इसके द्वारा होता है। ये झिल्लियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। तो मैं नंबर डाले देता हूं। फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर यानी 2, और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ये नंबर आपके रिप्रेजेंट कर दिए हैं मैंने कि 4 प्रकार की झिल्लियां ये होती हैं। फर्स्ट जो लेयर है, झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, जिसको कोरियोनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। आपको यदि ध्यान होगा तो पिछले लेक्चर में, प्लेसेंटा वाले लेक्चर मैंने बताया था, इस प्रकार की झिल्लियां जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकालती हैं, जिनको कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। और ये कोरियोनिक विलाई जब यूटेराइन विलाई से मिलती हैं तो प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो वही झिल्लियां क्या कहलाती हैं बेटा? कोरियन झिल्ली कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है, साथ ही साथ प्लेसेंटा फॉर्मेशन का कार्य जो किया जाता है वह कोरियन मेम्ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये पहली जो लेयर होती है बेटा, ये पहली झिल्ली ये है। दूसरी एमनियन मेम्ब्रेन, रेड कलर से देखिए लिखा हुआ एमनियन मेम्ब्रेन। एमनियन मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होती है वह एम्ब्रियो को चारों ओर से कवर किए रहते, घेरे रहती है, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो जिस गुहा में डला रहता है, जिस कैविटी में डला रहता है, उस कैविटी को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। भाई एमनियन मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई है तो उसके अंदर जो कैविटी पाई गई उसी के नाम से नाम दे दिया, एमनियोटिक कैविटी कहा गया। इस एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड भरा रहता है, जिस फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड का रिलेशन मैं अभी इससे बताऊंगा, एमनियोसेंटेसिस से जब आएगा तब। तो ये मुख्य रूप से कौन सी होती है? दूसरी झिल्ली। इसका जो फंक्शन होता है बेटा, ये शॉक एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करती है, झटकों को। क्या? एम्ब्रियो जब डेवलप होता है यूटेरस में तो उस दौरान यह शॉक एब्जॉर्ब, जो झटके लगते हैं उनको, झटकों को एब्जॉर्ब करने का, अवशोषित करने का फंक्शन करता है, जिससे एम्ब्रियो पर प्रेशर, दबाव ना पड़े कि वह क्षतिग्रस्त हो जाए। तो ये कौन सी लेयर होती है बेटा? ये दूसरी लेयर होती है। तीसरी जो लेयर होती है, इस लेयर को कहा जाता है एलेंटोइस मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया जाता है? एलेंटोइस मेम्ब्रेन के नाम से बेटा जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एलेंटोइस। दोनों को मैं एक साथ बता देता हूँ, एलेंटोइस और यॉर्कशैक मेम्ब्रेन। ये ह्यूमन में नॉन फंक्शनल होती हैं, कोई कार्य नहीं करती हैं। ये मेम्ब्रेन कोई कार्य नहीं करती हैं। जो कार्य करती हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। एलेंटोइस जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्लड वेसल्स का फर्निशिंग का कार्य करती हैं प्लेसेंटा के लिए। क्या? प्लेसेंटा के लिए ब्लड वेसल्स का फर्निशिंग का कार्य मुख्य रूप से करती हैं एलेंटोइस मेम्ब्रेन। वैसे ये मेम्ब्रेन इनएक्टिव होती हैं, कार्यहीन होती हैं ये मेम्ब्रेन। दूसरी मेम्ब्रेन आती है यॉर्कशैक मेम्ब्रेन। यह मेम्ब्रेन भी नॉन फंक्शनल या कार्यहीन होती है। यह मेम्ब्रेन भी बेटा नॉन फंक्शनल या कार्यहीन होती है। इस मेम्ब्रेन का फिर क्या कार्य है? अर्ली स्टेज में, जब एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में डेवलप होता है, विकसित होता है, उस दौरान यह
ब्लड सेल्स बनाने का कार्य करती है। आप ध्यान में रख लें, अंडरलाइन कर लें, क्या ध्यान में रख लें, अंडरलाइन कर लें इस चीज को। अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो में ब्लड सेल्स के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वीआईपी कैटेगरी का आईएमपी क्वेश्चन, वीआईपी कैटेगरी का मतलब नीट के लिए और 12th के एग्जाम के ओटी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्लड सेल्स का निर्माण अर्ली स्टेज में किन के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है बेटा? यॉर्क सैक मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यॉर्क सैक मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये 4 लेयर हुई। फर्स्ट कॉरियोनिक प्रोटेक्शन एंड प्लेसेंटा के फॉर्मेशन का निर्माण। सेकेंड एमनियन मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो के चारों ओर पाई गई, जिसके कारण एक कैविटी बन गई, जिस कैविटी को एमनियोटिक कैविटी, उसमें फ्लूइड जो बना रहता है एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। तीसरी मेम्ब्रेन और चौथी मेम्ब्रेन दोनों ही नॉन फंक्शनल होती है, लेकिन अलग अलग से फिर से मैं बोल देता हूँ। एलेंटोइस मेम्ब्रेन भी नॉन फंक्शनल है। यह मुख्य रूप से जब नॉन फंक्शनल फिर क्या, तो ये ब्लड वेसल्स का फर्निशिंग का कार्य करती है प्लेसेंटा के लिए। ये चौथी नंबर की यॉर्क सैक मेम्ब्रेन, ये यॉर्क सैक मेम्ब्रेन भी नॉन फंक्शनल होती है, लेकिन वास्तविक तौर पर अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसमें ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। तो यहां लिख दिया ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का, और यहां लिख दिया ब्लड वेसल्स के फर्निशिंग का काय का कार्य, ब्लड वेसल्स की फर्निशिंग का कार्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एलेंटोइस के द्वारा। इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किसका? एब्जॉर्बेशन, क्या शॉक एब्जॉर्बेशन, झटकों के एब्जॉर्बेशन का, और इसके द्वारा प्रोटेक्शन के साथ साथ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन का कार्य किया जाता है। तो ये बेटा यही डायग्राम के द्वारा आपका मतलब पूरा क्लियर हो गया। अब आता है एमनियोसेंटेसिस। बहुत ही अच्छी मेथड होती है एमनियोसेंटेसिस। ये डायग्राम मैंने क्यों बना रखा? क्योंकि यहां थोड़ा सा इसका मैंने अभी कहा था इसका रिलेशन है, तो इस वजह से जब बच्चा डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस एम्ब्रियो यूटेरस में आके फिट हो गई, तो उस दौरान जो लेयर बनी उस लेयर को एमनियन लेयर कहा गया। उसमें कैविटी बन गई, एमनियोटिक कैविटी कहा गया, उसमें एक फ्लूइड भर गया जिसको एमनियोटिक फ्लूइड पाया। ये ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट उसमें अंदर है और उसमें सेल्स पाई जाती हैं। तो जब किसी प्रकार की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, गुणसूत्रीय अनियमितताओं की जांच करनी होती है, तो इंजेक्शन के माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से, ये सिरिंज मैंने बना दी, इस सिरिंज के माध्यम से इस फ्लूइड को निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। जब गुणसूत्रीय अनियमितताओं को एम्ब्रियो में, भ्रूण में देखना है, तो उस दौरान सिरिंज के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है डॉक्टर के माध्यम से। तो ये डॉक्टर उस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स आती हैं, तो उनकी स्टडी करते हैं कि कहीं कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, गुणसूत्रीय अनियमितता तो नहीं है। गुणसूत्रीय अनियमितता से मतलब है कि क्रोमोसोम में की संख्या कहीं बढ़ तो नहीं गई है या घट तो नहीं गई, जिसके कारण कोई अनियमितता पैदा हो जाए, बच्चे में रोग पैदा हो जाए, तो बच्चा बाहर आए, डिस्टर्ब रहे, माँ के लिए, पिता के लिए कष्टमय रहे। इससे अच्छा ये है कि यदि यूटेरस में, गर्भाशय में ही पता चल जाए कि बच्चे में किसी प्रकार की गुणसूत्रीय अनियमितता है, तो उस बच्चे को वहीं की वहीं समाप्त कर दिया जाए, डेवलप होने से पहले ही, तो बहुत सही रहेगा। तो ये जो तकनीकी होती है, ये जो टेक्निक होती है, इसी टेक्निक को एमनियोसेंटेसिस मेथड कहा जाता है। क्या? एमनियोसेंटेसिस मेथड कहा जाता है। इसके अलावा जो एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स आती हैं, उन सेल्स में एक चीज की जांच और कर सकती है, सेक्स की जांच की जा सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के अलावा सेक्स की भी जांच की जा सकती है, लिंग के निर्धारण की भी जांच की जा सकती है कि सेल्स को निकाला तो उसमें क्रोमोसोम पता चल जाएंगे कि यदि
एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो क्लियर हो गया फीमेल है, और यदि एक्स वाई क्रोमोसोम है तो क्या क्लियर हो गया, वो मेल है। तो लिंग के निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन का भी कार्य मुख्य रूप से इसके द्वारा पहचान की जा सकती कौन सा सेक्स एम्ब्रियो का है। लेकिन क्या हुआ, लोग बाग सामान्य तौर पर एबनॉर्मेलिटीज को पता करने के लिए तो इसकी जांच नहीं कराने लगे। लोग बाग इसकी जांच सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, सेक्स के कौन सा सेक्स पल रहा है गर्भ में, लिंग कौन सा पल रहा उसके लिए कराने लगे। तो क्या देखा गया कि जैसे ही यदि सेक्स वह फीमेल एम्ब्रियो में है, एम्ब्रियो जो यूटेरस में डेवलप हो रहा है उसका सेक्स फीमेल है, तो स्वाभाविक है क्या कर दिया जाता था, उसको गर्भ में ही मार डाल दिया जाता था। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस मेथड को, एम्नियोसेंटेसिस मेथड को 100% बैंड कर दिया कि इस मेथड को अब नहीं चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मेथड का उपयोग ना होते हुए दुरुपयोग होने लगा, उपयोग ना होते हुए दुरुपयोग होने लगे। नहीं, यानी मादा का जैसे ही गर्भ में पता चलता था यूटेरस में कि मादा फीमेल डेवलप हो रही है, तो उस दौरान उस फीमेल एम्ब्रियो को वहीं की वहीं समाप्त कर दिया जाता था, जिस कारण से फीमेल की संख्या बहुत कम होती चली गई। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कंप्लीट बैन कर दिया। तो ये बेटा आपकी क्या मेथड है, एम्नियोसेंटेसिस मेथड। इस एम्नियोसेंटेसिस मेथड में आपके दो चीज़ों की जांच की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस किस चीज़ की, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड सेक्स आइडेंटिफिकेशन, सेक्स की पहचान करने के लिए कि मेल है कि फीमेल है। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में ये मेथड, ये टेक्निक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लीट बैन कर दी गई है, बंद कर दी गई है। ठीक है बेटा, तो ये इतना आपका यही है। अब जो 80 नंबर का जो पोर्शन आएगा उस पोर्शन में मैं आपको जो भी लेकर आऊँगा वो बहुत अच्छा होगा। इंतज़ार करें और पढ़ते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, बाय।